तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषि प्रसाद एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 साइंस 2 क्लास 10th एसएससी बोर्ड्स के लिए 2022 स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। आपके अपनी बुक 36 पेज नंबर निकाल लीजिए और ये चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले क्लास में हमने देखा था जो भी 3 चैप्टर्स ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो 3 चैप्टर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक देता हूँ, वहाँ पे जाकर आप आराम से देख सकते हो। दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके लिए ये जो भी लेक्चर्स है 2022 स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो भी आपका 25% रिडक्शन हुआ सिलेबस है वो इस सीरीज में नहीं पढ़ाया जाएगा अपने चैनल पे। डायरेक्ट डेडिकेटेड 2022 स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर्स है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आइए हम टॉपिक शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ओके, और जितना बताऊंगा उतना आपको करना है, हमारा रेगुलर डायलॉग। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए चैप्टर नंबर 4 है आपका जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें क्या है देखो, इकोसिस्टम। ओके, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट यानी कि हमें कुछ भी एनवायरमेंट है उनका मैनेजमेंट करते आना चाहिए। इसके लिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो आपको सबसे पहले जो भी हेडिंग है चैप्टर का, तो उसका मतलब आपको समझना चाहिए। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट यानी कि जो भी मैनेजमेंट है एनवायरमेंट की, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो टॉपिक है अपने पेज नंबर 36 पर, वो है इकोसिस्टम अ रिव्यू। ओके, इकोसिस्टम क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक सी बातें जानते हैं इकोसिस्टम के बारे में। अब देखिए इकोसिस्टम किससे बनता है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। ओके, इकोसिस्टम में क्या होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। दोस्तों ये जो भी वीडियो लेक्चर्स होंगे वो डेडिकेटेड 2022 स्टूडेंट्स के लिए, और जितना बताऊंगा उतना आपको करना है, एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स है। ओके, यहाँ पे जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही आपको ये जो भी आपको दिख रहा है उसका ही सेंटेंस बनाकर आप एग्जाम में लिख सकते हो। अब देखिए इकोसिस्टम मतलब क्या, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड इंटरेक्शन इन देम। जो भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स है वो और उनका इंटरेक्शन, इसी को क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, जो भी बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उसके साथ ही अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके साथ बायोटिक, भैया बायोटिक क्या है, बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स, जो भी हमारे एनवायरमेंट में है, जो भी लिव कर सकते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसे क्या कहेंगे, बायोटिक। शॉर्ट में समझो डीकंपोजेस, जो मरने के बाद डीकंपोज हो सकते हैं। हम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम मरने के बाद डीकंपोज होते हैं। तो इसीलिए जो भी बायोटिक फैक्टर्स है, बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स और डीकंपोजेस आफ्टर डेथ, इतना समझ में आया। अबायोटिक यानी कि क्या, नॉन लिविंग, यानी कि नॉन लिविंग में क्या आया आपका, अर्थ आया, उसमें से जो भी लिव नहीं करते। ओके, सॉइल, एयर, उसके साथ ही बहुत सारे अबायोटिक फैक्टर्स अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में। इतना फर्स्ट लाइन आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या आपको देखना है, एक चेन होती है, एक साइकिल होती है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में। ओके, एक चेन होता है। जो भी प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर क्या है, प्लांट्स होते हैं। हमने क्लास 9th या 10th में देखा था, जो भी फूड चेन है वगैरह सब कुछ देखा है। अब सिर्फ बेसिक सी बातें यहाँ पे, प्रोड्यूसर क्या बनाता है, प्लांट्स। ओके, फॉर एग्जांपल प्लांट्स प्रोड्यूसर है, और उसको खाने वाला कौन था, हर्बीवरस। ओके, हर्बीवरस यानी कि जो भी वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, डियर है, गोट्स है, शिप्स है, कैमल है, हॉर्सेस है, ये सब प्लांट्स को खाएंगे। यानी कि प्रोड्यूसर्स प्लांट्स है और उसके खाने वाले हर्बीवरस है, हर्बीवरस को खाने वाले प्रीडेटर्स है। ओके, प्रीडेटर्स में यानी कि नॉन वेजिटेरियन। ओके, नॉन वेजिटेरियन कौन कौन से है, लायन है, टाइगर है, ये इनको खाते हैं, और ये क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो इतना आपको ये साइकिल समझ में आई होगी। अब देखो कैटरपिलर, टर्मिट्स, इंसेक्ट्स, ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट में कैटरपिलर्स होते हैं, उसके साथ ही बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका भी हमारे एनवायरनमेंट को फायदा है। हाँ है। अब देखिए फाउंड इन नेचर, ये जो भी कैटरपिलर है, टर्माइट्स है, कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या होते हैं, हमारे नेचर में फाउंड होते हैं। प्रेजेंट इन फीदी डर्टी प्लेसेस, ये कहाँ पे रहते हैं, डर्टी प्लेसेस, फीदी प्लेसेस में रहते हैं। इतना 2 लाइन आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं।
दिस एनिमल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट, डिकम्पोजेस बायोटिक मटेरियल। आपने कोई भी एक इंसान की या आपका जो भी एनिमल है उनकी डेथ हुई, एनिमल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक को अगर वो डिकम्पोज कब होगा, ओके, जब भी ये कीड़े मकोड़े उसको खाएंगे, ओके। अगर जो भी एक आधा हमारा एनिमल है वो मर गया और वो उसे अगर दफना गया तो वो क्या होगा, अगर उसे खोला तो उसका सिर्फ जो भी आपका बोन का स्ट्रक्चर है वही दिखेगा। यानी कि जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या करते हैं, बायोटिक फैक्टर्स को, बायोटिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं, एनवायरमेंटल क्लीनिंग करते हैं, ओके, एनवायरमेंट को क्लीनिंग करते हैं। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब इकोसिस्टम हमने पढ़ा था दो फैक्टर से बनती है, बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। ये इकोसिस्टम के जो भी फैक्टर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर रोल प्ले करते हैं। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया क्या, आगे बढ़ते हैं। अल्सो फूड चेन, हमने क्लास 9th में पढ़ा था फूड चेन, ओके। जो भी हमारा फ्रॉग होता है, फ्रॉग किसको खाता है, ग्रासहोफर को, ग्रासहोफर क्या खाता है, हमारा प्लांट खाता है, यही फूड चेन। अब देखिए इन साउथ इंडिया, हमारे साउथ इंडिया में नीचे क्या है, पैडी फील्ड्स, ओके, पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड्स यानी कि आपका जो भी राइस बनता है, ओके, साउथ में जो भी डोसा, इडली वगैरह सब कुछ बनता है, क्यों, वहां पे राइस का मेजर क्या है, प्रोडक्शन है, और वहां पे प्लांट्स होते हैं। पैडी फील्ड्स यानी कि दलदल जो भी इलाके होते हैं दलदल की, वहां पे फील्ड्स में क्या होता है, ग्रास ओवर्स आते हैं। क्यों आते हैं, उनको कुछ तो खाना चाहिए, राइस खाना चाहिए, उसके साथ ही प्लांट को उनके ऊपर बैठते हैं। ग्रास ओवर के बाद, ग्रास ओवर खाया इन्हें, ओके, प्लांट्स को खाया, उसके बाद ग्रास ओवर्स की संख्या अधिक ना बढ़े इसीलिए फ्रॉग्स आते हैं, फ्रॉग्स उनको खाते हैं। और फ्रॉग्स की संख्या ना बढ़े, जो भी हमारे फ्रॉग होते हैं उनकी संख्या ना बढ़े इसलिए उसे स्नेक खाते हैं। यानी कि स्नेक किसको खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग किसको खाता है, ग्रास ओवर किसको खाता है, प्लांट को, ओके। यही जो भी अभी आपने कंसेप्ट देखा था वही फूड चेन में है, ओके। इतना आपको समझ में आया, इजी है, बहुत ही कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इतना ही आपको करना है। स्क्रीनशॉट निकाला तो निकाल लीजिए, बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आपका है रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। अब देखिए जो हमने अभी देखा था एनवायरमेंट, अब क्या देखेंगे, एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम ये क्या है, उसके साथ ही एनवायरमेंट और इकोसिस्टम का रिलेशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंट को उठाते हैं, एनवायरमेंट क्या है इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद इकोसिस्टम ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए जितना यहाँ पे दिख रहा है उतना ही आपका एनवायरमेंट में आएगा। अब एनवायरमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन देखिए, एनवायरमेंट इज ब्रॉड कंसेप्ट। ये एनवायरमेंट जो है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें क्या क्या आता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरमेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, एनवायरमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ओके, इतना क्लियर है। आगे देखिए इसमें क्या क्या होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ओके। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, ओके, और वो अफेक्ट करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ते, यानी कि इन एनी पॉसिबल वे, कैसा भी वो अफेक्ट करता है, वो अफेक्ट अच्छा हो या बुरा हो लेकिन वो अफेक्ट करता है, इसी को क्या कहेंगे, एनवायरमेंट कहेंगे, ओके। इतना प्रॉपर डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी गई तो इतना ही आपको लिखना है, 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट के 2 बेसिक फैक्टर्स अभी हमने देखा, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर, ओके, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। अब एनवायरमेंट्स के टाइप्स आते हैं। एनवायरमेंट के 2 टाइप्स है, दैट इज नेचुरल एनवायरमेंट और आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। अब नेचुरल एनवायरमेंट क्या है और आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्या है, आगे देखते हैं। नेचुरल एनवायरमेंट की में क्या आता है, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतना ही आपको याद रखना है। आगे देखिए, कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो भी आपके बायोटिक है और अबायोटिक फैक्टर्स है उनके कंटिन्यूस इंटरेक्शन होते हैं
ये इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनवायरमेंट के लिए। ओके, इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इतना आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्या करता है। अब देखिए, जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ओके, अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि जो भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है वो आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है या अफेक्ट करता है। इतना आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अभी हमने क्या देखा, एनवायरनमेंट। अब हम देखने वाले हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है, इतना ही आपको एनवायरनमेंट में याद रखना है। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, आगे का कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होती क्या है इसके बारे में जानते हैं। अभी हमने क्या देखा, एनवायरनमेंट के बारे में, और अब इकोसिस्टम क्या है इसको भी समझे। अब देखिए, इकोसिस्टम में क्या आता है, इकोलॉजी। क्या आता है, इकोलॉजी। अब देखिए, द साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट कॉल्ड एज इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी यानी कि क्या। अब देखिए, एक साइंस है, वो किससे डील करता है, वो किससे स्टडी करता है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के जो भी बायोटिक फैक्टर्स है, अबायोटिक फैक्टर्स है, इनके इंटरेक्शन की स्टडी करता है। इसे क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। सिंपल इतना आपको लिखना है। ओके, इकोलॉजी समझ में आई। अब इकोसिस्टम क्या है, यूनिट ऑफ इकोलॉजी कॉल्ड एज इकोसिस्टम। अब देखो भैया, इतना समझ में आया, इकोलॉजी का क्या है, यूनिट कॉल्ड एज इकोसिस्टम। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज इकोलॉजी, तो इतना आपको लिखना है, और व्हाट इज द इकोसिस्टम, तो आपको इतना ही नहीं लिखना, यूनिट ऑफ इकोलॉजी कॉल्ड एज इकोसिस्टम। प्रॉपर आपको ये लिखना है इकोलॉजी, उसके बाद ये वाला सेंटेंस लिखना है, तभी जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, समझ में आया इकोसिस्टम का जो भी आपका सिस्टम है। ओके, आगे देखिए, एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें क्या आता है, इकोसिस्टम्स आता है, भरपूर सारे इकोसिस्टम्स आते हैं। यानी कि हमने क्या समझा, जो भी रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट और इकोसिस्टम जो है, एनवायरमेंट क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है और नेचुरल होता है। एनवायरमेंट तो समझ में आया, और इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरमेंट में इकोसिस्टम होते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए, एनवायरमेंट में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम्स, बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, एनवायरमेंटल बैलेंस करते हैं। ओके, जो भी हमारा एनवायरमेंट है इसे बैलेंस करने का काम हमारा इकोसिस्टम का होता है, मेंटेन थ्रू वेरियस ऑपरेशन ऑफ वेरियस साइकिल। ओके, अब देखिए, ये जो भी एनवायरमेंट बैलेंस कैसा होता है, किससे मेंटेन किया जाता है, आपके वेरियस साइकिल्स है। ओके, एनवायरमेंट में वेरियस साइकिल्स है, यानी कि वेरियस इकोसिस्टम्स है। कौन कौन से है, फर्स्ट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की मदद से ये क्या होता है, हमारा बैलेंस होता है एनवायरमेंट। उसके साथ ही कार्बन साइकिल, गैसियस साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फूड साइकिल या फूड चेन। इन बहुत सारे ऐसे हमारे इकोसिस्टम्स है, इकोसिस्टम के साइकिल्स है, इनकी मदद से हमारा एनवायरमेंट बैलेंस होता है। ओके, इतना समझ में आया। अब आपके पेज नंबर 38 पे, ओके, आप पेज नंबर 38 निकाल लीजिए, या आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। हमारा जो भी ह्यूमन का क्या है, एग्जिस्टेंस है, वो नेचर के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, नेचर है तो हम हैं। ओके, हेंस इट इज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू प्रिजर्व द नेचर वेयर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस। हमें क्या करना चाहिए, जो भी ह्यूमन को क्या करना चाहिए, जो भी नेचर है उनका बैलेंस को क्या होना चाहिए, इनबैलेंस होना चाहिए। ओके, बैलेंस उनको तोड़ना नहीं है, हमारे नेचर का, एनवायरनमेंट का बैलेंस हमें तोड़ना नहीं है, और प्रिजर्व करते करते, ओके, नेचर को प्रिजर्व करते करते हमें क्या करना है, हमारे ह्यूमन बीइंग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, एक जिम्मेदारी लेनी है कि हमें नेचर को बचाना है। ओके, और हमारे अर्थ प्लैनेट को ऐसे बचाना है जिसकी मदद से हमारा फ्यूचर जनरेशन बहुत ही अच्छा हो सके। तो इतना ही, या इस पैराग्राफ में आपको 38 पेज नंबर पे दिखाया है। ओके, तो इतना आपको समझ में आया इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट का क्या संबंध है या क्या रिलेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं, दैट इज आपका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ओके,
अभी हमने देखा जो भी ह्यूमन है, ह्यूमन को क्या करना चाहिए, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट को बचा सके, एनवायरनमेंट की देखभाल कर सके। लेकिन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कैसे करें, यानी कि एनवायरनमेंट को कैसे हम क्या कहें, जिम्मेदारी उठाए और उसे उसका रक्षण कैसे करें, इसके बारे में जानते हैं। इतना समझ में आया, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम और जो भी आपका इकोलॉजी है इसके बारे में समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ये क्या है, और इस वीडियो का जो भी लास्ट पॉइंट होगा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इसके बाद ये वीडियो समाप्त होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंसेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं एनवायरमेंटल कंसेप्ट। सो आइए दोस्तों आगे का कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ये सब क्या है इसके बारे में जानते हैं। बोर्ड पर जितना दिख रहा है उतना ही आपको स्क्रीनशॉट निकाल कर रखना है और उसके नोट्स निकालने हैं। अब देखिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पोल्यूटेड्स फैक्टर्स हार्म द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को आर्टिफिशियल एंड नेचुरल जो भी फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं या पोल्यूटेड करते हैं हमारे एनवायरमेंट को। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट क्रिएट्स इनबैलेंस इन एनवायरमेंट। इस पॉल्यूशन की वजह से, इस आर्टिफिशियल और नेचुरल पोल्यूटेड की वजह से क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट में इम्बैलेंस आता है, कुछ तो बैलेंस नहीं रहता। इसके बाद देखिए, अल्टीमेटली अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। जो भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमंस है, उनको खतरा हो सकता है और उनको अफेक्ट कर सकता है। ओके, जो भी पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से, साउंड पोल्यूशन की वजह से, बहुत सारे पंछी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको अफेक्ट होता है। तो इतना ही यहाँ पे लिखना है। आगे देखिए, हमारे अर्थ में, ऑन अर्थ मेनी प्रॉब्लम्स आर अराइजन ड्यू टू इफेक्ट। इसी इफेक्ट के द्वारा हमारे अर्थ में बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स अराइजन हुए हैं, कौन कौन से है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स। ओके, जो पोल्यूटेड्स है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स के पोल्यूटेड्स है, उनकी मदद से, उनकी वजह से क्या हुए प्रॉब्लम्स, मेनी प्रॉब्लम्स आर अराइजन। कौन कौन से है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, उसके साथ ही फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी कारखाने हैं वो बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है। उसके साथ ही डिफॉरेस्टेशन, जो भी फॉरेस्ट है वो खत्म होने की निशान पर है। उसके साथ ही अनप्लान अर्बनाइजेशन, जो भी अर्बनाइजेशन होता है, प्लानिंग नहीं होती उन अर्बनाइजेशन की, उनका खतरा है। उसके साथ ही इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज होना, ये है हमारे क्या है, प्रॉब्लम्स है। कौन कौन से है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसके साथ ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब हम क्या देखने वाले हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है। उसके पहले हम पोल्यूशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। पोल्यूशन अफेक्ट्स द एनवायरमेंट एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। पोल्यूशन की मदद से, पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो भी एनवायरमेंट है उसके साथ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट होता है। कौन कौन से पोल्यूशन है, हमने 9th 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसके साथ ही साउंड पोल्यूशन और लाइट पोल्यूशन। ओके, इतने पोल्यूशंस के टाइप्स है और बहुत सारे पोल्यूशंस अराइजन हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुए हैं। अब देखिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन में क्या आता है, कॉन्टेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब क्या, जो भी कॉन्टेमिनेशन यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में वही मटेरियल होना, उसी को क्या कहेंगे, उसी मटेरियल का पोल्यूशन। कॉन्टेमिनेशन यानी कि दूषित होना उन मटेरियल का, उसे क्या कहेंगे, पोल्यूशन कहेंगे। उनकी दो प्रॉपर डेफिनेशन है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की। एनवायरमेंटल की पोल्यूशन की दो डेफिनेशंस है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इनमें से कोई भी आपको इजी लगे तो आपको उसका लिखना है। अब देखिए, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन का, अननेसेसरी जो कि काम के नहीं है, नेसेसरी नहीं है, एंड अनएक्सेप्टेबल जो एक्सेप्ट नहीं हो सकते, चेंजेस जो चेंजेस हो रहे हैं, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल इन सराउंडिंग एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, बहुत सारे अनएक्सेप्टेबल अननेसेसरी चेंजेस हो रहे हैं जो कि हार्मफुल है। ओके, जो कि क्या है, हार्मफुल में, किससे द्वारा किए जा रहे हैं, नेचुरल इवेंट्स, जो बाढ़ हुई, ओके, ये अननेसेसरी है, बाढ़ अननेसेसरी है।
फिर भी वो हो रही है नेचुरल इवेंट्स की जो भी है उनकी वजह से, उसके साथ ही ह्यूमन एक्टिविटीज, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उनकी वजह से क्या हो रहा है, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस हो रहे हैं, जिनकी मदद से क्या हो रहा है, हार्मफुल है एनवायरमेंट को, उसे क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो। या सेकंड देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर, सॉइल विच विल बी हार्मफुल टू ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब देखिए, जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में। किसके प्रॉपर्टीज में, एयर, वाटर, सॉइल। अब वाटर में बहुत सारे केमिकल क्या हो रहे हैं, केमिकल चेंज हो रहा है, यानी कि केमिकल डल रहा है वाटर में, नदियों में। उसके साथ ही सॉइल में केमिकल है, उसके साथ ही फिजिकल और बायोलॉजिकल केमिकल चेंजेस हो रहे हैं एयर, वाटर, सॉइल पे। ओके, इसकी ये जो भी चेंजेस है वो कैसा है, वेरी हार्मफुल। ओके, ये जो भी चेंजेस है वो हार्मफुल है, किसके लिए, ह्यूमन एंड अवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन के लिए। ये जो भी हमारे चेंजेस है, अननेसेसरी अनएक्सेप्टेबल चेंजेस जो भी सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में हो रहे हैं, वो बहुत ही हार्मफुल है ह्यूमन के लिए, उसके साथ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों इतना ही आपको यहाँ पे कंसेप्ट लिखना है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो में आगे का कंसेप्ट देखेंगे, जो भी इनकी हमें क्या देखा, प्रॉब्लम्स देखे इस वीडियो में, क्या देखा, जो भी एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली प्रॉपर जो भी एनवायरमेंट का कंजर्वेशन कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।